दोस्तों आज की इस वीडियो में हम बात करने जा रहे हैं बू 2 नाम की इस मूवी के बारे में, जिसका पूरा टाइटल है बू 2 ए मेडियल हेलोवीन नाम की इस मूवी के बारे में। ये एक साइंस थ्रिलर मूवी, एक हॉरर मूवी है। इसी के बारे में पूरी जानकारी आपको बताने वाले हैं, इसके प्री प्रोडक्शन, रिलीजिंग, कास्टिंग, फैक्ट, डिटेल अपडेट के बारे में। और इसकी रेटिंग की बात की जाए तो रेटिंग भी 7.2 की धांसू रेटिंग इसकी देखने को मिली है। प्राइम वीडियो पर भी इसकी रेटिंग यही है। तो इसके बारे में अब हम जानना चालू करते हैं। बूडो ए मेडिया हेलोवीन एक 2017 की अमेरिकी कॉमेडी हॉरर फिल्म है जिसे टाइलर पेरी द्वारा लिखित, निर्मित, निर्देशित और अभिनीत किया गया है और इसमें कैसी डेविस, पैट्रिस लवली, यूसेफ एराकट, डायमंड व्हाइट, लेक्सी पेंटेरा, आंद्रे हॉल, ब्रॉक ओहर्न और टीटो ऑर्टिज भी है। यह मीडिया सिनेमाई ब्रह्मांड में 10वीं फिल्म है। बू ए मेडिया हेलोवीन 2016 की अगली कड़ी और तीसरी मीडिया फिल्म मीडियाज विटनेस प्रोटेक्शन और बू के बाद, जिसे स्टेज प्ले से रूपांतरित नहीं किया गया है क्योंकि यह मीडिया की कहानी बताती है जो अब 18 वर्षीय टिफ़नी को एक झील से वापस लाने जाती है, जिसके बारे में कहा जाता है कि उसका एक सीरियल किलर पीछा कर रहा है। यह फिल्म लायंसगेट द्वारा 20 अक्टूबर 2017 को। कथानक: टिफ़नी के 18वें जन्मदिन पर स्कूल के बाद टिफ़नी, डायमंड व्हाइट और उसकी दोस्त गैब्रिएला, इनाना सर्किस, स्कूल के बाहर टिफ़नी के पिता ब्रायन, टाइलर पेरी और भाई बीजे डी डुबोइस से मिलती है। टिफ़नी की मां, ब्रायन की पूर्व पत्नी डेब्रा ताजावी सिम्पसन, अपने नए पति केल्विन अकेंडे मुनालुला के साथ आती है और वे टिफ़नी को वह कार देकर आश्चर्यचकित करते हैं जो वह चाहती थी और उम्मीद करती थी कि उसके पिता उसे देंगे। वह और गैब्रिएला इसे लापरवाही से उपसिलन थीटा फ्रैट हाउस में ले जाती है, जहां उन्हें पता चलता है कि जोनाथन, यूसुफ एराकट और अन्य लोग लेक डेरिक में हैलोवीन पार्टी कर रहे हैं। वह पिछले साल जो हुआ उसके बाद उनसे भरपाई करने की उम्मीद करती है। ब्रायन घर जाता है जहां मीडिया, जो, बाम, कैसी डेविस और हैटी, पैट्रिस लवली उसके घर पर गैब्रिएला के पिता विक्टर, टीटो ऑर्टिज के साथ टिफ़नी को आश्चर्यचकित करने के लिए इंतजार कर रहे हैं। वह अपनी दोस्त लिया, लेक्सी पेंटेरा को पार्टी के बारे में बताती है और अपनी मां से पूछती है कि क्या वह जा सकती है। वह ब्रायन को परेशान करने के लिए हाँ कह देती है। मीडिया पार्टी के बारे में टिफ़नी की बातचीत सुन लेती है और तुरंत ब्रायन को बताती है, लेकिन वह उसे जाने देने के लिए सहमत होता है ताकि वह उसे सबक सिखा सके। ब्रायन के फैसले से नाखुश, मीडिया टिफ़नी को लेने के लिए जो, बाम और हैटी के साथ लेक डेरिक जाने का फैसला करती है, जो गैब्रिएला, लिया और अन्ना हन्ना स्टॉकिंग को इकट्ठा करती है। रास्ते में मीडिया गलती से डेरिक की एक बेटी को अपनी कार से टक्कर मार देती है जब वह रहस्यमय तरीके से सड़क पर आती है। मीडिया, बैम और हैटी उस लड़की की जांच करते हैं जो अपने बाल खींचती है और सबको अपना दागदार चेहरा दिखाती है। महिलाएं वापस कार की ओर भागती है, लेकिन लड़की कार के ऊपर दिखाई देती है, जिससे सभी फिर से डर जाते हैं और जो तुरंत गाड़ी चलाकर चला जाता है। लेक डेरिक में वापस टिफ़नी, गैब्रिएला, लियाह और बाकी के फ्रैट लड़के कैंपफायर पर डेरिक के हाथों उस क्षेत्र में हुई हत्याओं पर चर्चा कर रहे हैं। गैब्रिएला यह सुनना नहीं चाहती और वहां से जाने पर जोर देती है। हॉर्स और लियाह सेक्स करने के लिए चुपके से निकल जाते हैं, इस बहाने से कि वे कूलर के लिए बर्फ ढूंढेंगे। ट्रक पर सवार होने के दौरान दोनों को खून मिलता है और तुरंत डेरिक और उसके परिवार से उनका सामना होता है। डेरिक और उसका परिवार जंगल में उनका पीछा करते हैं, जहां हॉर्स पकड़ा जाता है और संभवतः मारा जाता है। लियाह जंगल से बाहर भागती है और मीडिया और गिरोह को देखती है, जो कार के धुआं बंद होने तक उनके साथ इंतजार करने का फैसला करता है, जब तक कि बैम सड़क के बीच में एक ग्रिम रीपर आकृति को खड़ा नहीं देखता। मीडिया को शुरू में लगता है कि यह सिर्फ फ्रैट लड़कों की शरारतों में से एक है,
जब तक कि आकृति कैडिलैक के टायरों में से एक को काट नहीं देती, लेकिन जो फिर भी उसे चलाना जारी रखता है। गैब्रिएला अनिच्छा से डिनो, माइक टॉर्नेबेन, के साथ एक टेंट में सुरक्षा की तलाश करती है, जो एक फ्रैट भाई है जो पूरी रात उसके साथ छेड़खानी करता रहा था, लेकिन वे टेंट के बाहर डेरिक और उसकी बेटियों को खोज लेते हैं। दूसरे टेंट में टिफ़नी जोनाथन के साथ संबंध बनाती है, जब तक कि डेरिक टेंट को तोड़ नहीं देता। टिफ़नी द्वारा अपनी मां को फोन करने की असफल कोशिश के बाद टिफ़नी, गैब्रिएला, जोनाथन और डिनो कैंप से भाग जाते हैं। मेडिया और क्रू आखिरकार कैंप में पहुंचते हैं। मेडिया हैटी के साथ बाथरूम जाने के लिए एक पुराने आउटहाउस में जाती है। इंतजार करते समय मेडिया ने एक नकाबपोश, कुल्हाड़ी से लैस हत्यारे को नदी से बाहर आते देखा और तुरंत भाग गई। आउटहाउस के अंदर हैटी ने लड़की को उसे पकड़ने की कोशिश करते हुए देखा और वह भाग गई। मेडिया और हैटी वापस कार में पहुंचती है, लेकिन जो डेरिक को देख लेता है और गाड़ी चलाकर चला जाता है। डेशील्ड्स काउंटी शेरिफ विभाग में डेब्राह और केल्विन, शेरिफ बैरी स्टॉल्ट्स, से लेक डेरिक में टिफ़नी की तलाश करने के लिए कहते हैं, लेकिन ब्रायन कहता है कि वह विक्टर के साथ उसकी तलाश करेगा। मेडिया की कार एक पुराने परित्यक्त घर के सामने रुकती है, जहां लड़की सभी को कार से बाहर निकालकर घर में डरा देती है। वे टिफ़नी, लिया, गैब्रिएला, जोनाथन और डिनो को वहां छिपे हुए पाते हैं। अंदर हैटी और मेडिया ने जो को डेरिक और उसके भाई द्वारा घसीट कर ले जाते हुए देखा। फिर डेरिक ने मेडिया की कार को काट दिया। लड़की अंदर आती है और सभी को डरा देती है। ब्रायन और विक्टर उनका इंतजार कर रहे हैं, जहां वे बताते हैं कि वे झूठ बोलने और टिफ़नी की जन्मदिन की पार्टी में लड़की के रूप में प्रस्तुत होने वाले जुड़वा कलाबाजों के साथ चुपके से बाहर निकलने के लिए उनका मजाक उड़ा रहे थे। डेशील्ड्स काउंटी शेरिफ विभाग में डेब्रा को ब्रायन और विक्टर की शरारत के बारे में पता चलता है, जहां वह सहमाता-पिता बनना सीख रही है। डेब्रा सहमत हो जाती है और जिन लोगों को मारा गया उन्हें अवैध प्रवेश और ड्रग्स रखने के लिए शेरिफ विभाग में सुरक्षित रूप से बंद कर दिया जाता है। जबकि विक्टर गैब्रिएला पर प्रहार करने के लिए हॉर्स से अपना बदला लेने की योजना बनाता है और अन्ना भी ब्रायन की शरारत में शामिल थी। मेडिया नजरों से ओझल हो जाती है, क्योंकि वह बैम को बताती है कि दीवार पर उसका एक वांटेड पोस्टर लगा हुआ है। शेरिफ विभाग के बाहर ब्रायन और विक्टर को एहसास होता है कि आउटहाउस में नकाबपोश चेनसॉ हत्यारा शरारत का हिस्सा नहीं था, वह असली डेरिक है। जब डेरिक उन्हें देखता है तो वे भाग जाते हैं, अभी भी जीवित, जो उससे पूछता है कि क्या वह मेडिया के साथ उसकी समस्या से निपटने में उसकी मदद कर सकता है, और वह जवाब में सिर हिलाता है। गालना टाइलर पेरी के रूप में मेबेल मेडिया सिमंस, एक कठोर वृद्ध महिला। जो सिमंस, मेडिया का भाई। ब्रायन सिमंस, एक वकील जो का पुत्र और मेडिया का भतीजा है। कैसी डेविस, आंटी बाम, मेडिया की चचेरी बहन। पैट्रिस लवली, हैटी में लव, मेडिया और बैम की दोस्त। यूसुफ एराकाट, जोनाथन, उपसिलोन थीटा बिरादरी के नेता। डायमंड व्हाइट, टिफ़नी सिमंस, ब्रायन और डेब्राह की बेटी। लेक्सी पेंटेरा, लिया डेवेरॉक्स, टिफ़नी की दोस्त। आंद्रे हॉल, क्विंटन, एक भाई। ब्रॉक ओहर्न रोनाल्डो हॉर्स, एक भाई। टिटो ऑर्टिज, विक्टर, गैब्रिएला के पिता। डेब्रा सिमंस के रूप में ताजवी सिम्पसन, ब्रायन की पूर्व पत्नी। इससे पहले डायरी ऑफ ए मैड ब्लैक वूमन में तमारा टेलर ने उनका किरदार निभाया था। इनान्ना सर्किस, गैब्रिएला, टिफ़नी की दोस्त। हन्ना स्टॉकिंग, अन्ना, टिफ़नी की दोस्त जो हॉर्स का पीछा करती है। लॉरेन रिहाइमाकी लिसा के रूप में। जेरेड सॉयर जूनियर, एक गीकी कॉलेज छात्र के रूप में। माइक टोर्नाबेने, डिनो, एक भाई। अकेंदे मुनालुला, केल्विन, डेब्राह के वर्तमान पति। डेयारा टेलर डेड्रे के रूप में। केन वॉकर, केविन। एलिजाबेथ हिंकलर, रेनी,
एक कलाबाज जिसे ब्रायन ने टिफ़नी की जन्मदिन पार्टी में प्रदर्शन करने के लिए रखा था। एमिली हिंकलर, रोज, एक कलाबाज और रेनी की जुड़वां बहन, जिसे ब्रायन ने टिफ़नी की जन्मदिन पार्टी में प्रदर्शन करने के लिए रखा है। बैरी स्टोल्ट्स, डेशील्ड्स काउंटी के अनाम शेरिफ। ब्रैडली मार्टिन, बायर्न, एक भाई। डी डुबोइस ब्रायन बी.जे. सिमंस जूनियर, ब्रायन और डेब्राह का पुत्र। अदन में रहेन। श्री विल्सन, काटने वाला। डेरिक, एक। चेनसॉ मैन, एक। यान ड्रोन, डेरिक, दो। चेनसॉ मैन, दो। कुल्हाड़ी वाला आदमी। रायस रेमुड स्वयं के रूप में। उत्पादन बूडो। ए मीडिया हैलोवीन पर मुख्य फोटोग्राफी मार्च 2017 में अटलांटा, जॉर्जिया में शुरू हुई। बजट लगभग $25 मिलियन था। 4. एक लायंसगेट ने 18 जुलाई 2017 को फिल्म के लिए एक टीजर ट्रेलर जारी किया। 5, 6 और 18 अगस्त को एक पूर्ण ट्रेलर। 7. मुक्त करना। यह फिल्म 20 अक्टूबर 2017 को लायंसगेट द्वारा नाटकीय रूप से रिलीज की गई थी। 8. इसे 30 जनवरी 2018 को डीवीडी और ब्लूरे पर रिलीज किया गया था। स्वागत। बॉक्स ऑफिस बूडो। ए मीडिया हैलोवीन ने संयुक्त राज्य अमेरिका और कनाडा में $47.3 मिलियन और अन्य क्षेत्रों में $1 मिलियन की कमाई की, जिससे दुनिया भर में कुल $48.3 मिलियन की कमाई हुई, जबकि इसका उत्पादन बजट $25 मिलियन था। 2. संयुक्त राज्य अमेरिका और कनाडा में बूडो। ए मीडिया हैलोवीन को जियोस्टॉर्म, द स्नोमैन और ओनली द ब्रेव के साथ रिलीज किया गया था और इसके शुरुआती सप्ताहांत में 2388 सिनेमाघरों से 20-25 मिलियन की कमाई करने की उम्मीद थी। 9. फिल्म ने गुरुवार रात के पूर्वावलोकन से $7,60,000 और अपने पहले दिन $7.5 मिलियन कमाए। यह $21.7 मिलियन पहली फिल्म के $27.6 मिलियन की शुरुआत से 24% कम के साथ ओपन हुआ, जो बॉक्स ऑफिस पर पहले स्थान पर रहने वाली 10वीं टाइलर पेरी फिल्म बन गई। अधिकांश पेरी फिल्मों की तरह शुरुआती सप्ताहांत के दर्शकों की जनसांख्यिकी विविध थी। 38% अफ्रीकी अमेरिकी, 31% कोकेशियान और 21% हिस्पैनिक। 10. अपने दूसरे सप्ताहांत में फिल्म 52% गिरकर 10.1 मिलियन पर आ गई, पहली फिल्म की 39.6% गिरावट से अधिक। नवागंतुक जिगसॉ $16.6 मिलियन के पीछे दूसरे स्थान पर रही। 11. और अपने तीसरे सप्ताहांत में फिल्म ने $4.7 मिलियन की कमाई की, 53% की गिरावट के साथ बॉक्स ऑफिस पर चौथे स्थान पर रही। 12. आलोचनात्मक प्रतिक्रिया। समीक्षा एकत्रीकरण वेबसाइट रॉटन टोमाटोज पर फिल्म को 23 समीक्षाओं के आधार पर 5% की स्वीकृति रेटिंग और 2.4/10 की औसत रेटिंग मिली है। साइट की आलोचनात्मक सहमति कहती है, टाइलर पेरी की बूडो ए मीडिया हैलोवीन कॉमेडी और दर्शकों का अपमान है। 13 मेटाक्रिटिक पर 10 आलोचकों के आधार पर फिल्म को 100 में से 17 का भारित औसत स्कोर मिला है, जो भारी नापसंदगी दर्शाता है। 14 सिनेमास्कोर द्वारा सर्वेक्षण किए गए दर्शकों ने फिल्म को A+ से F पैमाने पर का औसत ग्रेड दिया, जबकि पोस्टरट्रैक ने बताया कि फिल्म देखने वालों ने इसे 73% समग्र सकारात्मक स्कोर दिया। निर्देशक टाइलर पेरी द्वारा लिखित, टाइलर पेरी द्वारा उत्पादित। टाइलर पेरी, ओजी आरेउ, विल आरेउ, मार्क ई स्विंटन। अभिनीत टाइलर पेरी, कैसी डेविस, पैट्रिस लवली, यूसुफ एराकत, डायमंड व्हाइट, लेक्सी पेंटेरा, आंद्रे हॉल, ब्रॉक ओहर्न, टिटो ऑर्टिज। छायांकन रिचर्ड वायलेट द्वारा संपादित, लैरी सेक्सटन। संगीत क्रिस्टोफर लेनर्ट, फिलिप व्हाइट। उत्पादन कंपनी टाइलर पेरी स्टूडियोज द्वारा वितरित, लायंसगेट। रिलीज की तारीख 20 अक्टूबर 2017। 1 कार्यकारी समय
101 मिनट। 2 देश संयुक्त राज्य अमेरिका। भाषा अंग्रेजी। बजट 20-25 मिलियन। 2 बॉक्स ऑफिस 48.3 मिलियन डॉलर। टाइलर पेरी, जन्म एमिट पेरी जूनियर, 13 सितंबर 1969, एक अमेरिकी अभिनेता, फिल्म निर्माता और नाटककार है। वह एक सख्त बुजुर्ग महिला माबेल मैडिया सिमंस के निर्माता और कलाकार है, और उनके भाई जो सिमंस और उनके भतीजे ब्रायन सिमंस का भी किरदार निभाते हैं। 2, 3, 4 पेरी की फिल्में रूढ़िवादी फिल्म निर्माण तकनीकों से लेकर लाइव स्टेज नाटकों के फिल्माए गए निर्माणों तक की शैली में भिन्न है, जिनमें से कई को बाद में फीचर फिल्मों में रूपांतरित किया गया है। मैडिया की पहली उपस्थिति पेरी के नाटक आई कैन डू बैड ऑल बाय माई सेल्फ 1999 में थी, जिसका मंचन शिकागो में हुआ था। पेरी ने 1990 के दशक और 2000 के दशक के प्रारंभ में कई मंचीय नाटक लिखे और उनका निर्माण किया। उनका सफल प्रदर्शन 2005 में फिल्म डायरी ऑफ ए मैड ब्लैक वुमन के साथ आया, जिसे उन्होंने इसी नाम के अपने मंचीय नाटक के रूपांतर के रूप में लिखा और निर्मित किया था। उन्होंने कई टेलीविजन श्रृंखलाएं भी विकसित कीं, विशेष रूप से टाइलर पेरी का हाउस ऑफ पेन, जो 2006 से 2012 तक टीबीएस पर 8 सीजन तक चला। 2011 में फोर्ब्स ने उन्हें मनोरंजन में सबसे अधिक भुगतान पाने वाले व्यक्ति के रूप में सूचीबद्ध किया, जिसने मई 2010 और मई 2011 के बीच $130 मिलियन कमाए। 2012 में पेरी ने ओपरा विनफ्रे और उनके ओपरा विनफ्रे नेटवर्क ओन के साथ एक विशेष बहु-वर्षीय साझेदारी की। अपने खुद के प्रोडक्शन के अलावा पेरी को कई हॉलीवुड फिल्मों में कास्ट किया गया है, जिनमें स्टार ट्रेक 2009, एलेक्स क्रॉस 2012, गॉन गर्ल 2014, टीनेज म्यूटेंट निंजा टर्टल्स, आउट ऑफ द शैडोज 2016, वाइस 2018, दोज हु विश मी डेड 2021 और डोंट लुक अप 2021 शामिल है। पेरी ने द स्टार 2017 और पॉ पेट्रोल द मूवी 2021 जैसी एनिमेटेड फिल्मों के लिए वॉयस एक्टिंग भी की है। पेरी की फिल्मों और शो ने कुल मिलाकर $660 मिलियन से अधिक की कमाई की है, और उनकी कुल संपत्ति अनुमानित $1 बिलियन है, 7 जो उन्हें मनोरंजन उद्योग के सबसे अमीर लोगों में से एक बनाती है। व्यावसायिक सफलता के बावजूद उनकी प्रस्तुतियों को आलोचकों और विद्वानों से आलोचना मिली है, जो मानते हैं कि उनकी फिल्में अफ्रीकी अमेरिकियों के नकारात्मक या आपत्तिजनक चित्रण को बढ़ावा देती है। साथ ही आलोचनात्मक स्वागत भी काफी हद तक नकारात्मक है। 8, 9, 10 2020 में पेरी को टाइम की 100 सबसे प्रभावशाली लोगों की सूची में शामिल किया गया। 11 और उन्हें एकेडमी ऑफ टेलीविजन आर्ट्स एंड साइंसेज से गवर्नर अवार्ड मिला। प्रारंभिक जीवन। टाइलर पेरी का जन्म लुइसियाना के न्यू ऑरलियंस में एमिट पेरी जूनियर के रूप में हुआ था। उनके पिता विली मैक्सिन पेरी, नी कैंपबेल और माता एमिट पेरी सीनियर एक बरी थे। 13 उनके 3 भाई बहन हैं। 14 पेरी के बचपन को पूर्वव्यापी रूप से जीवित नरक के रूप में वर्णित किया गया था। 15 अपने पिता के विपरीत, उनकी मां उन्हें हर हफ्ते चर्च ले जाती थीं, जहां उन्हें एक निश्चित शरण और संतोष का एहसास होता था। 15-16 साल की उम्र में उन्होंने अपने पिता से दूरी बनाने के प्रयास में कानूनी तौर पर अपना पहला नाम एमिट से टाइलर में बदल लिया था। कई सालों बाद फिल्म प्रेशियस देखने के बाद पेरी पहली बार यह खुलासा करने के लिए प्रेरित हुए कि 10 साल की उम्र में उनके एक दोस्त की मां ने उनके साथ छेड़छाड़ की थी। 16 इससे पहले भी 3 पुरुषों ने उनके साथ छेड़छाड़ की थी और बाद में उन्हें पता चला कि उनके अपने पिता ने उनके दोस्त के साथ छेड़छाड़ की थी। 17 पेरी द्वारा लिए गए डीएनए परीक्षण से संकेत मिला कि एमिट सीनियर पेरी के जैविक पिता नहीं थे। 18 पेरी ने हाई स्कूल पूरा नहीं किया, लेकिन उन्होंने जनरल एजुकेशनल डेवलपमेंट (जीईडी) की डिग्री हासिल की। 19 अपने शुरुआती 20 के दशक में द ओपरा विनफ्रे शो का एक एपिसोड देखते हुए
उन्होंने किसी को कभी कभी लिखने के कार्य के चिकित्सीय प्रभाव का वर्णन करते हुए सुना, जिससे लेखक को अपनी समस्याओं को हल करने में मदद मिलती है। इस टिप्पणी ने उन्हें लेखन में अपना करियर बनाने के लिए प्रेरित किया। उन्होंने जल्द ही खुद को पत्रों की एक श्रृंखला लिखना शुरू कर दिया, जो संगीत में आई नो आईव बीन चेंज्ड का आधार बन गया। 20 आजीविका अवस्था 1990 के आसपास पेरी अटलांटा चले गए, जहां 2 साल बाद आई नो आई हैव बीन चेंज्ड को पहली बार एक सामुदायिक थिएटर में प्रदर्शित किया गया, जिसका वित्तपोषण 22 वर्षीय पेरी की जीवन भर की बचत $12,000 2023 में $27,986 के बराबर से किया गया था। 21 नाटक में क्षमा, सम्मान और आत्ममूल्य के ईसाई विषयों को शामिल किया गया था, जबकि बाल शोषण और बेकार परिवारों जैसे मुद्दों को संबोधित किया गया था। संगीत में को शुरू में कम से कम तारकीय स्वागत मिला और यह एक वित्तीय विफलता थी। 22 पेरी ने दृढ़ता दिखाई और अगले 6 वर्षों में उन्होंने बार बार संगीत को फिर से लिखा, हालांकि समीक्षाएं निराशाजनक रहीं। 1998 में 28 वर्ष की आयु में वे नाटक को फिर से तैयार करने और अटलांटा में इसे फिर से मंचित करने में सफल रहे, पहले हाउस ऑफ ब्लूज में, फिर फॉक्स थिएटर में। पेरी ने नए स्टेज प्रोडक्शन बनाना जारी रखा, उनके साथ तथाकथित चिटलिन सर्किट पर दौरा किया, जिसे अब शहरी थिएटर सर्किट एक के रूप में भी जाना जाता है, और अफ्रीकी अमेरिकी दर्शकों के बीच एक बड़ा समर्पित अनुसरण विकसित किया। 2005 में फोर्ब्स ने बताया कि उन्होंने टिकटों में $100 मिलियन से अधिक, अपने शो के वीडियो में $30 मिलियन और अनुमानित $20 मिलियन का माल बेचा, और हर साल उनके द्वारा निर्मित 300 लाइव शो में औसतन 35,000 लोग एक सप्ताह में भाग लेते हैं। 21 पतली परत पेरी ने अपनी पहली फिल्म डायरी ऑफ ए मैड ब्लैक वुमन के लिए फंड जुटाने के लिए अपने स्टेज प्रोडक्शन की टिकट बिक्री से $5.5 मिलियन अमेरिकी डॉलर का बजट जुटाया। 23 जिसने घरेलू स्तर पर $50.6 मिलियन अमेरिकी डॉलर की कमाई की, जबकि फिल्म समीक्षा वेबसाइट रॉटन टोमाटोज पर 16% अनुमोदन रेटिंग प्राप्त की। 24 पेरी ने अपनी अगली फिल्म मेडियाज फैमिली रियूनियन के रूपांतरण से निर्देशन की शुरुआत की और अपनी सभी बाद की मीडिया फिल्मों का निर्देशन किया है। अपने शुरुआती सप्ताहांत में 24 से 26 फरवरी 2006 को मेडियाज फैमिली रियूनियन ने बॉक्स ऑफिस पर $30.3 मिलियन के साथ नंबर 1 स्थान पर शुरुआत की। फिल्म ने अंततः $65 मिलियन की कमाई की। पेरी और उनके सहकलाकारों ने द ओपरा विनफ्रे शो, पेरी की अगली लायंसगेट परियोजना डैडीज लिटिल गर्ल्स में गैब्रियल यूनियन और इद्रीस एल्बा ने अभिनय किया, और यह 14 फरवरी 2007 को संयुक्त राज्य अमेरिका में रिलीज हुई। इसने $31 मिलियन से अधिक की कमाई की। 26 पेरी ने अपनी अगली फिल्म व्हाई डिड आई गेट मैरिड लिखी, निर्देशित, निर्मित और अभिनय किया, जो 12 अक्टूबर 2007 को रिलीज हुई। यह उस सप्ताहांत US 21.4 मिलियन की कमाई करते हुए नंबर 1 पर खुली। यह मोटे तौर पर उनके इसी नाम के नाटक पर आधारित है। फिल्मांकन 5 मार्च 2007 को व्हिस्लर, ब्रिटिश कोलंबिया में शुरू हुआ, जो वैंकूवर के उत्तर में एक रिसॉर्ट शहर है, फिर अटलांटा ले जाया गया, जहां पेरी ने अपना स्टूडियो खोला था। जेनेट जैक्सन, शेरोन लील, जिल स्कॉट और ताशा स्मिथ फिल्म में दिखाई दिए। 27 द फैमिली दैट प्रीज 12 सितंबर 2008 को रिलीज हुई और इसने $37.1 मिलियन अमेरिकी डॉलर से अधिक की कमाई की। 28 मीडिया गोज टू जेल 20 फरवरी 2009 को नंबर 1 पर खुली, जिसने $41 मिलियन अमेरिकी डॉलर की कमाई की, और यह उसकी अब तक की सबसे बड़ी ओपनिंग बन गई। यह पेरी की लायंसगेट एंटरटेनमेंट के साथ 7वीं फिल्म थी। निर्देशक जे अब्राम्स के अनुरोध पर 29 2009 में भी पेरी ने स्टार ट्रेक में स्टारफ्लेट अकादमी कमांडेंट एडमिरल बार्नेट, जो 8 मई को खुली। यह उनकी अपनी परियोजनाओं के बाहर पहली फिल्म उपस्थिति थी। पेरी ने अगली बार आई कैन डू बैड ऑल बाय माई सेल्फ 2009 लिखी,
निर्देशित की और उसमें अभिनय किया। यह फिल्म उनके मीडिया चरित्र के इर्द-गिर्द बनी थी। यह पेरी की 8वीं फिल्म थी और इसने भी बॉक्स ऑफिस पर नंबर 1 स्थान हासिल किया। 2 अप्रैल 2010 को सिनेमाघरों में प्रदर्शित हुई। इसमें जेनेट जैक्सन, ताशा स्मिथ, जिल स्कॉट और मलिक योबा ने अभिनय किया। फिल्म ने घरेलू स्तर पर 60 मिलियन अमेरिकी डॉलर की कमाई की, जिसमें शुरुआती सप्ताहांत में 29 मिलियन अमेरिकी डॉलर की कमाई हुई। 32 पेरी 82वें अकादमी पुरस्कार समारोह 2010 में पेरी ने नटोजेक शांगे की 1975 की कोरियोपोम फॉर कलर्ड गर्ल्स हु हैव कंसिडर्ड सुसाइड व्हेन द रेनबो इज एनफ का फिल्म रूपांतरण निर्देशित किया, जो 5 नवंबर 2010 को सिनेमाघरों में रिलीज हुई। 33 वे स्टेज शो मेडियाज बिग हैप्पी फैमिली में दिखाई दिए, जो एक स्टेज प्ले के रूप में अमेरिका में घूमा और 2011 में एक फिल्म के रूप में रिलीज किया गया, जिसे पेरी ने लिखा, निर्देशित और अभिनीत किया। मेडियाज बिग हैप्पी फैमिली के फिल्म संस्करण ने बॉक्स ऑफिस पर 25.8 मिलियन अमेरिकी डॉलर की कमाई की, जो दूसरे स्थान पर रही। लॉयंसगेट के साथ पेरी की अगली फिल्म गुड डीड्स थी, जिसमें पेरी मुख्य किरदार वेस्ली डीड्स की भूमिका में है। गुड डीड्स एक रोमांटिक ड्रामा फिल्म है, जिसे पेरी ने लिखा, निर्देशित और अभिनीत किया है। यह फिल्म 24 फरवरी 2012 को रिलीज हुई थी। यह उन 11 फिल्मों में से 10वीं है, जिनका निर्देशन और जिनमें पेरी ने अभिनय किया है। फिल्म को रिव्यू एग्रीगेटर रॉटन टोमाटोज द्वारा 29% रेटिंग मिली और इसने बॉक्स ऑफिस पर US 15.5 मिलियन की कमाई की। 35 फिल्म में थांडी न्यूटन, रेबेका रोमिजन, गैब्रिएल यूनियन, एडी सिब्रियन, जेमी कैनेडी, फिलिसिया रशद और अन्य भी है। 36 जून 2011 तक पेरी की फिल्मों ने दुनिया भर में 500 मिलियन अमेरिकी डॉलर से अधिक की कमाई की थी। 37 पेरी की मीडिया विटनेस प्रोटेक्शन मीडिया फ्रेंचाइजी के भीतर उनकी 7वीं फिल्म 29 जून 2012 को रिलीज हुई थी। पेरी ने श्रृंखला की एक नई फिल्म के लिए मॉर्गन फ्रीमैन से जेम्स पैटरसन के एलेक्स क्रॉस की भूमिका संभाली, जिसका शीर्षक एलेक्स क्रॉस था। 19 अक्टूबर 2012 को खुली यह फिल्म आलोचकों और दर्शकों द्वारा खराब कर दी गई। रॉटन टोमाटोज स्कोर क्रमशः 11% और 47% सकारात्मक थे और बॉक्स ऑफिस पर धमाका कर गईं। 39 उनके प्रदर्शन ने निर्देशक डेविड फिंचर का ध्यान आकर्षित किया, जिन्होंने बाद में पेरी को 2014 की थ्रिलर गॉन गर्ल में कास्ट किया, जिसमें उनके साथ बेन एफ्लेक, रोजामुंड पाइक और नील पैट्रिक हैरिस थे। पेरी ने अपनी 13वीं फिल्म टेम्पटेशन कन्फेशंस ऑफ ए मैरिज काउंसलर, उसी नाम के उनके 2008 के नाटक पर आधारित, को 29 मार्च 2013 को रिलीज किया। फिल्म में लांस ग्रॉस, जूर्नी स्मोलेट, ब्रांडी नॉरवुड, रॉबी जोन्स, वेनेसा एल विलियम्स और किम कार्दशियन ने अभिनय किया है। उन्होंने टाइलर पेरी प्रेजेंट्स पीपल्स का निर्माण किया, जो 10 मई 2013 को रिलीज हुई। 40 वह 13 दिसंबर 2013 को रिलीज हुई। मैडी क्रिसमस के साथ बड़े पर्दे पर लौटे। 41 पेरी ने फिल्म द सिंगल मॉम्स क्लब का निर्देशन किया, जो 14 मार्च 2014 को खुली। उनकी पहली एनिमेटेड फिल्म मैडीज टफ लव 20 जनवरी 2015 को DVD पर रिलीज हुई। 42 जनवरी 2016 के मध्य में पेरी ने अपनी 17वीं फिल्म और मीडिया फ्रेंचाइजी की 9वीं फिल्म बू ए मीडिया हैलोवीन की शूटिंग शुरू की। यह फिल्म 21 अक्टूबर 2016 को रिलीज हुई थी। एक सीक्वल बू डो ए मीडिया हैलोवीन अक्टूबर 2017 में रिलीज हुई थी। पेरी ने ओपरा विन्फ्रे के साथ द स्टार नामक अपनी पहली एनिमेटेड फिल्म में अपनी आवाज दी, जो कि जीसस की जन्मभूमि पर आधारित है। सोनी पिक्चर्स एनिमेशन द्वारा विकसित यह फिल्म 17 नवंबर 2017 को रिलीज हुई थी। 43 फिल्म साझेदारी और वितरण पेरी की फिल्मों का सहनिर्माण और वितरण लायंसगेट एंटरटेनमेंट द्वारा किया जाता है। वह कॉर्पोरेट नाम टाइलर पेरी फिल्म्स के तहत पूर्ण कॉपीराइट स्वामित्व बरकरार रखता है
और सभी शीर्षकों के सामने अपना नाम रखता है। 44 पेरी की फिल्मों को उत्तरी अमेरिका के बाहर बहुत सीमित रिलीज मिली है, लेकिन मई 2010 में लायंसगेट ने यूनाइटेड किंगडम में उनकी फिल्मों को रिलीज करने की योजना की घोषणा की। 45 टेलीविजन कार्यक्रम पेरी ने लंबे समय से चलने वाले सिटकॉम टाइलर पेरीज हाउस ऑफ पेन का निर्माण किया, जो 21 जून 2006 से 10 अगस्त 2012 तक 8 सीजन तक चला। श्रृंखला 3 पीढ़ियों के एक अफ्रीकी अमेरिकी परिवार का अनुसरण करती है। शो ने परिवार के सदस्यों के विश्वास और प्रेम के साथ गंभीर, सच्चे जीवन के संघर्षों को प्रदर्शित किया। शो 2006 के वसंत में 10 शो के पायलट के रूप में चला। सफल पायलट रन के बाद पेरी ने टीबीएस के साथ $200 मिलियन अमेरिकी डॉलर 100 एपिसोड का सौदा किया। 6 जून 2007 को टाइलर पेरीज हाउस ऑफ पेन के पहले 2 एपिसोड टीबीएस पर चले। उच्च रेटिंग प्राप्त करने के बाद हाउस ऑफ पेन ने प्रसारण सिंडिकेशन में प्रवेश किया। पेरी ने सिटकॉम मीट द ब्राउन्स का लेखन, निर्देशन और निर्माण भी किया, जिसका प्रीमियर 7 जनवरी 2009 को टीबीएस पर हुआ और 18 नवंबर 2011 को समाप्त हुआ। 46 ओन और ओपरा के साथ साझेदारी 2009 में पेरी ने ओपरा विनफ्रे और ली डेनियल के साथ मिलकर प्रीशियस सैफायर के उपन्यास पुष्प पर आधारित फिल्म का सहनिर्माण किया। इस फिल्म का निर्देशन डेनियल ने किया था और इसमें गैबोरे सिदीबे और मोनिक ने अभिनय किया था। फिल्म का प्रचार करते समय ओपरा ने एक साक्षात्कारकर्ता से कहा, मुझे लगता है कि पेरी मजबूत, अश्वेत महिलाओं द्वारा बरा हुआ है और वह जो कुछ भी करता है वह वास्तव में उसी का जश्न मनाने के लिए होता है। मुझे लगता है कि मीडिया वास्तव में यही है, उन सभी मजबूत अश्वेत महिलाओं का संकलन जिन्हें मैं जानता हूं और शायद आप भी जानते हैं, और इसलिए यह काम करता है क्योंकि लोग खुद को देखते हैं। 47 2 अक्टूबर 2012 को पेरी ने ओपरा विनफ्रे और उनके ओपरा विनफ्रे नेटवर्क ओन के साथ एक विशेष बहुवर्षीय साझेदारी की। यह साझेदारी मुख्य रूप से स्क्रिप्टेड टेलीविजन को ओन में लाने के उद्देश्य से थी। पेरी को इस विभाग में पहले भी सफलता मिली थी। 6 टाइलर पेरी की फॉर बेटर और वर्से उनकी फिल्मों व्हाई डिड आई गेट मैरिड और व्हाई डिड आई गेट मैरिड टू पर आधारित 25 नवंबर 2011 को टीबीएस पर प्रीमियर हुई। श्रृंखला को फरवरी 2013 में टीबीएस द्वारा रद्द कर दिया गया था, लेकिन तीसरे सीजन के लिए OWN द्वारा पुनर्जीवित किया गया था, जो 18 सितंबर 2013 को शुरू हुआ था। 48 49 पेरी की ओन पर प्रदर्शित 2 अन्य टेलीविजन सीरीज थीं। घंटे भर का सोप ओपेरा बटा ड्रामा सीरीज द हैव्स एंड द हैव नॉट्स और सिटकॉम लव थाई नेबर। द हैव्स एंड द हैव नॉट्स का प्रीमियर 28 मई 2013 को हुआ और इसने 8 सीजन के बाद 20 जुलाई 2021 को अपनी सीरीज का रन पूरा किया। 50 इस कार्यक्रम को ओपरा विनफ्रे ने अपने नेटवर्क में सफलता लाने का श्रेय दिया और ओन के लिए कई अन्य उच्च श्रेणी के ड्रामा के लिए द्वार खोले। अपनी सीरीज चलाने के दौरान द हैव्स एंड द हैव नॉट्स ने ओन प्रसारण स्टेशन के लिए कई नील्सन रेटिंग हाई प्राप्त की। 29 मई 2013 को बताया गया कि द हैव्स एंड द हैव नॉट्स ने ओन के लिए एक नया रिकॉर्ड बनाया। 53 द हैव्स एंड द हैव नॉट्स ने ओन को 8 साल की श्रृंखला के दौरान अपनी कुछ उच्चतम रेटिंग दी। 54 कार्यक्रम को ओन की सबसे बड़ी सफलता की कहानियों में से एक के रूप में सराहा गया, जिसमें साबुन के मजे की साप्ताहिक खुराक, विशिष्ट विश्वासघात, प्रेम संबंधों और चालाकी से भरी हुई थी। 55 इसके विपरीत लव थी नेबर को रेटिंग में संघर्ष करना पड़ा। द हैव एंड द हैव नॉट्स अपने अधिकांश समय तक नेटवर्क का सर्वोच्च रेटेड कार्यक्रम बना रहा। 56 57 4 फरवरी 2014 को द हैव्स एंड द हैव नॉट्स रात के लिए केबल टेलीविजन पर सबसे ज्यादा देखे जाने वाले कार्यक्रम के रूप में सामने आया। 58 11 मार्च 2014 को हैव्स एंड द हैव नॉट्स सीजन 2 के एपिसोड ने एक ओन रिकॉर्ड बनाया जब इसने नेटवर्क के इतिहास में सबसे अधिक रेटिंग हासिल की।
रिकॉर्ड तोड़ने वाले इस एपिसोड ने 3.6 मिलियन दर्शकों को आकर्षित किया, जो बॉबी क्रिस्टीना के साथ ओपरा के नेक्स्ट चैप्टर के साक्षात्कार के लिए 3.5 मिलियन से आगे निकल गया, जो नेटवर्क का पिछला उच्चतम रेटेड व्यूइंग था। 9 जनवरी 2014 को पेरी की ओन के साथ निरंतर साझेदारी के हिस्से के रूप में नेटवर्क ने फीचर फिल्म द सिंगल मॉम्स क्लब पर आधारित अपनी चौथी स्क्रिप्टेड सीरीज और पेरी द्वारा चौथी सीरीज का आदेश दिया, जिसका नाम इफ लविंग यू इज। टाइलर पेरी स्टूडियोज। मुख्य लेख टाइलर पेरी स्टूडियोज। 2015 में पेरी ने अटलांटा में स्थित 330 एकड़ 130 हेक्टेयर के पूर्व सैन्य बेस फोर्ट मैकफरसन का अधिग्रहण किया, जिसे उन्होंने स्टूडियो में बदल दिया। 59 स्टूडियो का उपयोग HBO फिल्म OWN फिल्म संस्करण द इमोर्टल लाइफ ऑफ हेनरीटा लेक्स के फिल्मांकन के लिए किया गया था और वर्तमान में टेलीविजन श्रृंखला द वॉकिंग डेड के लिए उपयोग में है। 60 साइट के 50,000 वर्ग फुट 4,600 मीटर 2 स्थायी सेटों के लिए समर्पित है, जिसमें एक लग्जरी होटल लॉबी की प्रतिकृति, व्हाइट हाउस प्रतिकृति, 16,000 वर्ग फुट 1,500 मीटर 2 हवेली, एक नकली सस्ता होटल, ट्रेलर पार्क सेट और एक वास्तविक 1950 के दशक की शैली का भोजनशाला। यह मनोरंजन उद्योग में अत्यधिक सफल अफ्रीकी अमेरिकियों के नाम पर 12 ध्वनि चरणों की मेजबानी भी करता है। 60 ब्लॉकबस्टर मार्वल फिल्म ब्लैक पैंथर टाइलर पेरी स्टूडियो में नए चरणों में से एक पर फिल्माया जाने वाला पहला था, जैसा कि पेरी ने 19 फरवरी 2018 को अपने इंस्टाग्राम अकाउंट पर व्यक्तिगत रूप से घोषित किया था। 61 टाइलर पेरी स्टूडियो देश के सबसे बड़े फिल्म स्टूडियो में से एक है और इसने पेरी को टिम और डेफ्ने रीड के बाद एक प्रमुख फिल्म स्टूडियो का मालिक बनने वाले दूसरे अफ्रीकी अमेरिकी के रूप में स्थापित किया। 62 वायाकॉम CBS। 14 जून 2017 को पेरी ने 90 एपिसोड सालाना ओरिजिनल ड्रामा और कॉमेडी सीरीज के लिए वायकॉम, अब वायकॉम CBS के साथ एक दीर्घकालिक समझौते पर हस्ताक्षर किए। वायकॉम के पास शॉर्ट वीडियो कंटेंट और फिल्म कॉन्सेप्ट पर पहली नज़र के वितरण अधिकार भी होंगे। इस सौदे से पहली फिल्म नोबडीज फूल थी। टीवी डील 2019 की शुरुआत में द ओवल, सिस्टास और BET प्लस, एक नई स्ट्रीमिंग सेवा, के प्रीमियर के साथ हुई, जिसमें BET की रेटिंग बहुत अच्छी रही। 64 पुस्तकें। 2006 में एक पुस्तक पर हस्ताक्षर करते हुए पेरी की पहली किताब डोंट मेक अ ब्लैक वुमन टेक ऑफ हर ईयररिंग्स, मीडियाज अनइनहिबिटेड कमेंट्रीज ऑन लव एंड लाइफ, 11 अप्रैल 2006 को प्रकाशित हुई। इस किताब की 30,000 प्रतियां बिकी। 65 हार्डकवर न्यूयॉर्क टाइम्स बेस्ट सेलर सूची में नंबर 1 पर पहुंच गया और 12 सप्ताह तक सूची में बना रहा। इसे 2006 क्विल अवार्ड्स में बुक ऑफ द ईयर, बेस्ट ह्यूमर बुक चुना गया। 66 उनकी दूसरी पुस्तक हायर इज वेटिंग 14 नवंबर 2017 को प्रकाशित हुई थी। यह न्यूयॉर्क टाइम्स बेस्ट सेलर सूची में 5वें नंबर पर शुरू हुई। 67 कानूनी कार्यवाही। राइटर्स गिल्ड ऑफ अमेरिका पश्चिम। राइटर्स गिल्ड ऑफ अमेरिका वेस्ट ने नेशनल लेबर रिलेशंस बोर्ड NLRB के साथ अनुचित श्रम अभ्यास के आरोप दायर किए, जिसमें आरोप लगाया गया कि पेरी की प्रोडक्शन कंपनी टाइलर पेरी स्टूडियोज ने यूनियन कॉन्ट्रैक्ट पाने की कोशिश करने के लिए प्रतिशोध में अक्टूबर 2008 में 4 लेखकों को गैरकानूनी तरीके से निकाल दिया। 68 विवाद 1 महीने बाद सुलझा लिया गया, जब TPS ने WGA हस्ताक्षरकर्ता बनने पर सहमति व्यक्त की। 69 मो मनी टैक्स। 2009 की शुरुआत में पेरी ने टेनेसी के मेम्फिस में स्थित एक कर तैयारी कंपनी मो मनी टैक्सेस के खिलाफ कानूनी कार्रवाई की धमकी दी, क्योंकि उसने एक टीवी विज्ञापन चलाया था जिसमें उसे लगा कि उसके काम की अपमानजनक रूप से पैरोडी की गई है, विशेष रूप से मीडिया गोज टू जेल। विज्ञापन में एक बड़े आकार के श्वेत पुरुष जॉन कोवान को ड्रैग में दिखाया गया है, जिसका नाम मामेडिया है। आपत्तिजनक विज्ञापन को प्रचलन से हटा दिया गया। 70 स्वागत आलोचना।
टाइलर पेरी की फिल्में गहन जांच के दायरे में आ गई है। कई जांचकर्ताओं ने दावा किया है कि उनकी फिल्में आक्रामक और नकारात्मक अफ्रीकी अमेरिकी रूढ़िवादिता को बढ़ावा देती है। लेखक डोनाल्ड बोगल ने एंटरटेनमेंट वीकली के साथ एक साक्षात्कार में कहा, मीडिया का संबंध पुरानी माँ जैसी है। वह माँ जैसी है। अगर कोई श्वेत निर्देशक इस उत्पाद को पेश करता है तो अश्वेत दर्शक हैरान हो जाएंगे। 71 नेशनल पब्लिक रेडियो पर पेरी को लिखे एक खुले पत्र में पत्रकार जमीला लेमियक्स ने पेरी को कैमरे के सामने और पीछे अश्वेत लोगों को काम देने के लिए धन्यवाद देते हुए उनके शो मीट द ब्राउन्स और हाउस ऑफ पेन की भी आलोचना की। अपने पत्र में उन्होंने कहा कि आपके दोनों शो में पुराने स्टीरियोटाइप्स हैं, जिसमें मूर्ख, नपुंसक अश्वेत पुरुष और असभ्य, चुलबुली अश्वेत महिलाएं हैं। जबकि उन्होंने उनके काम को उसके हास्य और आत्मसम्मान, प्रेम और सम्मान के सकारात्मक संदेशों के लिए सराहा। उन्होंने बाद में निराशा व्यक्त की कि अफ्रीकी अमेरिकियों को बार बार खुद की एक ही छवि खिलाई गई है क्योंकि वे बिकते हैं। 72 लेमियक्स ने अपने प्रसिद्ध मीडिया चरित्र को खारिज करते हुए दावा किया कि उसके माध्यम से देश ने अश्वेत समुदाय के सबसे महत्वपूर्ण सदस्यों में से एक पर हंसा है। मदर डियर, प्यारी मातृसत्ता, हमारी माताएं और दादियाँ इससे कहीं अधिक की हकदार है। आलोचकों की नकारात्मक टिप्पणियों को खारिज करने के लिए उन्होंने पेरी की सराहना की। लेमियक्स ने दावा किया कि कई अश्वेत लोगों ने आपके काम के बारे में कुछ ऐसे ही दृष्टिकोण व्यक्त किए हैं जो श्वेत आलोचकों ने व्यक्त किए हैं, और उनसे आग्रह किया कि आलोचकों को नफरत करने वाले के रूप में खारिज करना बंद करें और महसूस करें कि अश्वेत लोगों को नई कहानियों और नए कहानीकारों की आवश्यकता है। 72 स्पाइक ली की टिप्पणियां। 2006 में पेरी की प्रशंसा करने के बावजूद निर्देशक स्पाइक ली ने 2009 में उनके काम की आलोचना की, जिसमें कहा गया कि प्रत्येक कलाकार को अपने कलात्मक प्रयासों को आगे बढ़ाने की अनुमति दी जानी चाहिए, लेकिन मुझे अभी भी लगता है कि आज भी बहुत सी चीजें हैं जो मूर्खतापूर्ण तमाशा है, और जॉन सिंगल्टन के काम और सामग्री के साथ साथ मिरेकल एट सेंट अन्ना 2008 सहित उनके अपने काम पर प्रकाश डाला, जो द्वितीय विश्व युद्ध के दौरान बफेलो सोल्जर्स के रूप में जाने जाने वाले अफ्रीकी अमेरिकी सैनिकों की वीरता को दर्शाता है। 73 समय की आवश्यकता। जब पूछा गया कि क्या पेरी की अश्वेत दर्शकों के बीच सफलता सिर्फ अश्वेत अमेरिका को वह देने का नतीजा थी जो वे चाहते थे, तो ली ने जवाब दिया, छवि परेशान करने वाली है। उद्धरण की आवश्यकता। अक्टूबर 2009 में 60 मिनट के साक्षात्कार के दौरान पेरी को उनके काम के बारे में स्पाइक ली की टिप्पणियों का एक उद्धरण पढ़ा गया और उन्होंने जवाब दिया, मुझे अपने प्रशंसकों के बीच यह आलोचना पढ़ना अच्छा लगेगा। इससे मुझे गुस्सा आता है। यह बहुत अपमानजनक है। यह इस तरह का रवैया है जो हॉलीवुड को यह सोचने पर मजबूर करता है कि ये लोग मौजूद नहीं है और इसीलिए उनके लिए हमसे बात करने के लिए कोई सामग्री नहीं है। पेरी ने यह भी कहा कि ये सभी चरित्र चारा है, निहत्थे, आकर्षक, आपको हंसाने वाला चारा। मैं मीडिया को किसी चीज पर थप्पड़ मार सकता हूं और भगवान, प्यार, विश्वास, क्षमा, परिवार, इनमें से किसी के बारे में बात कर सकता हूं। 74 हिप हॉलीवुड के साथ एक साक्षात्कार में पेरी ने स्पाइक ली की टिप्पणियों का जवाब देते हुए उन्हें भार में जाओ कहा। 75 द बूनडॉक्स और अटलांटा। पेरी को द बूनडॉक्स एपिसोड पॉज में मजाकिया अंदाज में पेश किया गया था। विंस्टन जेरोम का किरदार पेरी की पैरोडी है। एपिसोड में जेरोम का किरदार माँ ड्यूक्स है, जिसे वह क्रॉस ड्रेसिंग के जरिए चित्रित करता है, जो पेरी के मीडिया के समान है। 76 लॉस एंजल्स टाइम्स के ग्रेग ब्रेक्सटन ने पोज को पेरी की सबसे तीखी सार्वजनिक आलोचनाओं में से एक बताया। इस एपिसोड ने कथित तौर पर पेरी को नाराज कर दिया, जिन्होंने टर्नर ब्रॉडकास्टिंग के साथ अपने संबंधों का पुनर्मूल्यांकन करने की धमकी दी, जिसकी उस समय नेटवर्क टीबीएस पर 2 सीरीज थीं, टाइलर पेरीज हाउस ऑफ पेन और मीट द ब्राउन्स। एपिसोड को प्रचलन से हटा दिया गया। 77
डोनाल्ड ग्लोवर ने कथित तौर पर एफएक्स सीरीज अटलांटा में पेरी पर निशाना साधा था। एपिसोड का शीर्षक वर्क एथिक एक ट्वीट से आया है, जिसमें पेरी ने उस सीजन के लिए लिखी गई सभी स्क्रिप्ट का एक वीडियो पोस्ट किया था, जिसका शीर्षक था वर्क एथिक। चलो चलो 2020 को प्राप्त करें। एपिसोड में एक महिला और उसकी बेटी एक निजी और रहस्यमय व्यक्ति द्वारा संचालित टीवी स्टूडियो में पहुंचती है, जिसे मिस्टर चॉकलेट के नाम से जाना जाता है। मां को जल्द ही डर लगता है कि उसकी बेटी का मिस्टर चॉकलेट द्वारा शोषण किया जा सकता है। दर्शकों और आलोचकों ने जल्दी ही यह निष्कर्ष निकाला कि यह एपिसोड पेरी और अटलांटा में उनके स्टूडियो चलाने के तरीके का व्यंग्य कर रहा था। 78-79 वल्चर के इलेफे ओकांटा ने अपनी समीक्षा लिखी। अटलांटा में पेरी के अपने 330 एकड़ के स्टूडियो की तरह मिस्टर चॉकलेट स्टूडियो कई साउंड स्टेज और ऑफिस स्पेस के साथ एक विशाल जगह है, और आगे कहा, अटलांटा और पेरी के कई आलोचक हमसे 2 सवाल पूछते हैं। क्या हम अश्वेत लोगों को हर उस चीज का समर्थन करना चाहिए जो काली है? और क्या पेरी का हमारा उथला चित्रण अच्छे से ज्यादा नुकसान करता है? 80 लेखकों के लिए कमरों की कमी। 6 जनवरी 2020 को पेरी ने इंस्टाग्राम पर एक वीडियो पोस्ट किया, जिसमें उन्होंने बताया कि वे अपनी फिल्मों और टीवी शो के लिए राइटर्स रूम का इस्तेमाल नहीं करते हैं और अपना काम खुद लिखना पसंद करते हैं। 81 पेरी को उभरते हुए अश्वेत लेखकों को अवसर न देने के लिए कई आउटलेट और मनोरंजन जगत की हस्तियों से आलोचना मिली। उस महीने के अंत में पेरी ने एक साक्षात्कार में जवाब दिया कि उन्होंने डब्ल्यूजीए लेखकों और गैरसंघ लेखकों दोनों के साथ काम करते समय समस्याओं का अनुभव किया था। उनका दावा है कि डब्ल्यूजीए लेखक ऐसी स्क्रिप्ट प्रस्तुत करते थे जिन्हें कई बार भुगतान पाने के लिए फिर से लिखना पड़ता था। उन्होंने यह भी कहा कि गैरसंघ लेखकों ने गुणवत्ता के उनके मानकों को पूरा करने के लिए संघर्ष किया और वे उनके द्वारा लिखी गई हर एक स्क्रिप्ट से नाखुश थे, क्योंकि वे आवाज से बात नहीं कर रहे थे। टाइलर पेरी के लिए समर्थन। द ग्रियो और एमएसएनबीसी के गोल्डी टेलर ने 21 अप्रैल 2011 को एनपीआर ऑल थिंग्स कंसिडर्ड साक्षात्कार में पेरी के लक्षित दर्शकों के बारे में कहा, मुझे नहीं लगता कि टाइलर पेरी टूरे से बात कर रहे हैं। मुझे नहीं लगता कि वह मुझसे बात कर रहे हैं, लेकिन मुझे पता है कि वह सीधे मेरी माँ, मेरी बहन, मेरे चचेरे भाई बहनों से बात कर रहे हैं और उनकी जरूरत के समय उनसे मिल रहे हैं, और यही कला और फिल्म निर्माण है। 83 अपने हफिंगटन पोस्ट संपादकीय में समाजशास्त्री शाइनली ने पेरी को आज के सबसे नवीन फिल्म निर्माताओं की श्रेणी में सूचीबद्ध किया है। 84 व्यक्तिगत जीवन। पेरी जेनेट जैक्सन, विल स्मिथ और ओपरा विन्फ्रे की अच्छी दोस्त है। 85 पेरी एक ईसाई है। 86 उनके काम के कई विषय धर्मशास्त्र और सामाजिक व्यवहार को दर्शाते हैं, जो मुख्य रूप से काले चर्च संस्कृति का संकेत देते हैं, जैसे कि उनके मंच और स्क्रीन दोनों कामों में कई दृश्य जो चर्च की सेटिंग और पूजा शैलियों को दिखाते हैं, जो आमतौर पर मुख्य रूप से अफ्रीकी अमेरिकी चर्चों में पाए जाते हैं, जिसमें सुसमाचार संगीत और कलाकारों के शोकेस शामिल है। 87 20 जुलाई 2009 को पेरी ने फिलाडेल्फिया डे कैंप के 65 बच्चों को वॉल्ट डिज्नी वर्ल्ड की यात्रा के लिए प्रायोजित किया, यह पढ़ने के बाद कि एक उपनगरीय तैराकी क्लब हंटिंगरन वैली, पेंसिल्वेनिया में वैली स्विम क्लब ने उन्हें तिरस्कृत कर दिया था। 88 उन्होंने अपनी वेबसाइट पर लिखा, मैं चाहता हूं कि वे जाने कि हर बुरे काम के लिए जो कुछ लोग आपके खिलाफ करेंगे, ऐसे लाखों लोग हैं जो उनके लिए कुछ अच्छा करेंगे। 89 8 दिसंबर 2009 को पेरी की मां विली मैक्सिन पेरी का 64 साल की उम्र में बीमारी के बाद निधन हो गया। 90 91 वह साउथवेस्ट अटलांटा में रहते हैं और काम करते हैं, जहां वह टाइलर पेरी फिल्म और टीवी स्टूडियो संचालित करते हैं। 92 अगस्त 2010 में यह बताया गया कि उन्होंने जॉन्स क्रीक के अटलांटा उपनगर में 58 एकड़ 23 हेक्टेयर की संपत्ति डीन गार्डन खरीदी थी। उन्होंने मौजूदा 32,000 वर्ग फुट 3,000 मीटर 2 की हवेली को गिरा दिया
और संपत्ति पर एक नया, पर्यावरण के अनुकूल घर बनाने की योजना बनाई, लेकिन कभी नहीं बनाया। 93, 30 नवंबर 2014 को पेरी की पार्टनर गेलिला बेकेले ने उनके बेटे अमन को जन्म दिया। 95, 96 दिसंबर 2020 में पेरी ने घोषणा की कि वह सिंगल बैचलर है। 97, 7 मार्च 2021 को प्रिंस हैरी, ड्यूक ऑफ ससेक्स और मेघन, डचेस ऑफ ससेक्स ने ओपरा विद मेघन एंड हैरी नामक टेलीविजन साक्षात्कार में सार्वजनिक रूप से खुलासा किया कि पेरी ने 3 महीने के लिए प्रारंभिक सुरक्षा और आवास प्रदान किया, जिससे दंपति को मार्च 2020 में अपने ब्रिटिश शाही संरक्षण के वापस लेने के बाद कनाडा से कैलिफोर्निया में सुरक्षित रूप से स्थानांतरित होने की अनुमति मिली। 98, 99 पेरी उनकी बेटी, ससेक्स की राजकुमारी लिलिबेट के गॉडफादर भी है। 100 स्टीफन ट्विच बॉस की मौत के बाद पेरी ने अपने इंस्टाग्राम अकाउंट पर एक वीडियो अपलोड किया, जिसमें उन्होंने अवसाद के साथ अपने संघर्ष के बारे में बात की और खुलासा किया कि अपने करियर को आगे बढ़ाने से पहले उन्होंने कई बार आत्महत्या का प्रयास किया था। 101 उड़ान के अपने डर पर काबू पाने के लिए पेरी ने उड़ान प्रशिक्षण लिया और एक निजी पायलट प्रमाणपत्र प्राप्त किया। वह एक सिरस SR-22T विमान उड़ाता है। 102 संपत्ति 2007 में पेरी ने अटलांटा के बखेड के पेस पड़ोस में 17 एकड़ 7 हेक्टेयर की संपत्ति 103 खरीदी। 104, 105 मई 2016 में उन्होंने घर को $17.5 मिलियन में बेच दिया, जो जॉर्जिया की राजधानी में एक निजी घर के लिए अब तक का सबसे बड़ा सौदा भी था। 106 2013 में उनकी कंपनी ETPC LLC ने जॉर्जिया के डगलस काउंटी के न्यू मैनचेस्टर, जॉर्जिया क्षेत्र में लगभग 1100 एकड़ 4.5 किलोमीटर 2 खरीदा। 107 सितंबर 2017 में पेरी ने लॉस एंजिल्स में एक गेटेड समुदाय मुल्होलैंड एस्टेट्स में एक घर खरीदा। 108 संपत्ति खरीदने के 9 महीने बाद पेरी ने संपत्ति $15.6 मिलियन में बेच दी। 109 पेरी के पास व्योमिंग और बहामास दोनों में अवकाश संपत्तियां हैं। 110 पेरी के पास जॉर्जिया के डगल्सविले में 2100 एकड़ 8.5 किलोमीटर 2 की संपत्ति है, जिसमें 40,000 वर्ग फुट 3,700 मीटर 2 का शैटोइस्क घर और एक हवाई पट्टी शामिल है। कैसी डेविस पैटन, जन्म 11 जुलाई 1964, एक अमेरिकी अभिनेत्री है जिन्हें टाइलर पेरी के हाउस ऑफ पेन और इसकी स्पिन-ऑफ सीरीज द पेन्स में एला पेन की भूमिका के लिए जाना जाता है। उन्हें 2010 से मीडिया फ्रेंचाइजी में आंटी बैम के रूप में भी जाना जाता है। उन्होंने टाइलर पेरी के निर्देशन में कई अन्य प्रस्तुतियों में अभिनय किया है। जीवन और कैरियर। मिसिसिपी के होली स्प्रिंग्स में जन्मी डेविस ने अटलांटा के स्पेलमैन कॉलेज में पढ़ाई की और संगीत में महारत हासिल की। उन्होंने स्नातक होने से एक क्रेडिट कम होने पर कॉलेज छोड़ दिया, क्योंकि उन्हें अपने वरिष्ठ गायन के दौरान धार्मिक संगीत प्रदर्शन करने की अनुमति नहीं थी। डेविस 2008 में अपनी डिग्री पूरी करने के लिए स्पेलमैन लौट आईं। उसी साल नवंबर में स्नातक की उपाधि प्राप्त की। 4 उन्होंने अपनी पेशेवर सफलता के पीछे मुख्य कारण के रूप में अपने धर्मनिष्ठ, पुनर्जन्म वाले ईसाई धर्म को श्रेय दिया है। 5 डेविस का अभिनय करियर 1988 में स्पाइक ली की कॉमेडी फिल्म स्कूल डेज में सहायक भूमिका के साथ शुरू हुआ। उनके शुरुआती टेलीविजन क्रेडिट में लिविंग सिंगल, मैरिड विद चिल्ड्रन, केनन एंड केल और द पीजे शामिल है। उन्होंने टाइलर पेरी प्रोडक्शंस जैसे मेडियाज फैमिली रियूनियन, मेडिया गोज टू जेल, डैडीज लिटिल गर्ल्स, मेडियाज बिग हैप्पी फैमिली, बू, ए मीडिया हैलोवीन और ए मीडिया फैमिली फ्यूनरल में अभिनय करके अपने अभिनय करियर की शुरुआत की। डेविस को 2007 से 2012 तक टीबीएस सिटकॉम टाइलर पेरी के हाउस ऑफ पेन में एला पाइने की भूमिका के लिए जाना जाता है। उन्हें अपने प्रदर्शन के लिए कॉमेडी सीरीज में उत्कृष्ट अभिनेत्री के लिए 2 NAACP इमेज अवार्ड मिले। 6
2018 में उन्होंने हाउस ऑफ पेन स्पिन ऑफ द पेन्स में अभिनय किया जो ओपरा विनफ्रे नेटवर्क पर प्रसारित हुआ। 2020 में हाउस ऑफ पेन की एक पुनरुद्धार श्रृंखला को बीईटी पर आदेश दिया गया था। 7. व्यक्तिगत जीवन। डेविस ने 11 जनवरी 2017 को अपने लॉन्गटाइम बॉयफ्रेंड केरी पैटन से शादी की। अपनी शादी से पहले दोनों 2007 से डेटिंग कर रहे थे। 8. एक साक्षात्कार में कैसी ने स्ट्रोक होने से इनकार किया, लेकिन इसके बजाय खुलासा किया कि मार्च 2020 में उन्हें बेल्स पाल्सी का पता चला था। 9. फिल्मोग्राफी। फिल्में और नाटक। वर्ष पतली परत भूमिका नोट्स। 1988 स्कूल का अफरातफरी। पाउला। 1994 मूक बम कैट। 2004 वह कहता है, वह कहती है, लेकिन भगवान क्या कहते हैं। बेहेनटिनी। 2005 लेवे पर प्यार विलनेट्टा। 2006 मीडिया का पारिवारिक पुनर्मिलन चाची सारा। 2006 मीडिया जेल गई एला किनकेड। 2007 डैडी की छोटी लड़कियां आंटी रीता। 2010 मीडिया का बड़ा खुशहाल परिवार आंटी बाम। 2011 मीडिया का बड़ा खुशहाल परिवार। 2011 एक मीडिया क्रिसमस। 2011 आंटी बाम का स्थान। 2014 मीडिया के पड़ोसी नर्क से। 2014 आस्था का कार्य ब्रैडी की पत्नी। 2015 मीडिया ऑन द रन आंटी बाम। 2015 मीडिया का कठोर प्रेम आवाज। 2016 बू एक मीडिया हैलोवीन। 2017 बू 2 एक मीडिया हैलोवीन। 2017 हेमलेट और हच जेनिस। 2019 मीडिया का विदाई नाटक दौरा आंटी बाम। 2019 मीडिया परिवार का अंतिम संस्कार। पैट्रिस लवली, जन्म 4 जनवरी 1968, एक अमेरिकी अभिनेत्री है। उन्हें सिटकॉम लव थाई नेबर में हैटी में लव के रूप में उनकी भूमिका और कॉमेडी फिल्मों बू ए मीडिया हैलोवीन, बू 2 ए मीडिया हैलोवीन और ए मीडिया फैमिली फ्यूनरल के लिए जाना जाता है, जिनमें से बाद वाली फिल्म 1 मार्च 2019 को रिलीज हुई थी। 2-3 आजीविका। लवली ने 1997 में अभिनय करना शुरू किया। 2004 में वह शकी डकी के साथ मिस मैबेले के रूप में रिंगमास्टर के रूप में यूनिवर्सल सर्कस में शामिल हुईं। 2009 में उन्होंने यूनिवर्सल सर्कस में आंटी की भूमिका निभाई। 4 वह 2010 में ग्रैंडमा मैगी के रूप में बिग टॉप में लौटीं और डैनियल लकी मालत्सी ने उनके पोते की भूमिका निभाई। उद्धरण आवश्यक। 2011 में लवली ने ए मैडीज क्रिसमस के लिए मंच पर शुरुआत की, फिर वह प्रशंसकों के पसंदीदा आई डोंट वांट टू डू रॉन्ग जैसे अन्य शो में रही है। उद्धरण आवश्यक। 2013 में वह नए सिटकॉम लव थाई नेबर के कलाकारों में शामिल हुईं। 5 लवली ने 2 गॉस्पेल एल्बम ग्लोरी रोर और 7 डेज रिकॉर्ड किए हैं। 5 फिल्मोग्राफी। पतली परत। वर्ष शीर्षक भूमिका नोट्स। 2011 एक मीडिया क्रिसमस मिस हैटी में लव 6 सीधे वीडियो पर। 2012 मीडिया को नौकरी मिल गई हैटी माई लव सीधे वीडियो पर। 2012 मैं गलत काम नहीं करना चाहता हैटी माई लव सीधे वीडियो पर। 2012 जिनके पास धन है और जिनके पास नहीं है हैटी माई लव सीधे वीडियो पर। 2013 जेकेरियस जॉनसन की विवाह सामग्री बेउला में सीधे वीडियो पर। 2014 एक तिरस्कृत महिला की तरह नर्क का कोई प्रकोप नहीं होता हैटी माई लव सीधे वीडियो पर। 2016 बू एक मीडिया हैलोवीन हैटी माई लव पतली परत। 2017 बू 2 एक मीडिया हैलोवीन हैटी माई लव पतली परत। 2019 मीडिया परिवार का अंतिम संस्कार हैटी माई लव पतली परत। यूसुफ सालेह एराकत बटा JUS FSAEL RKAET बटा अरबी। जन्म 22 जनवरी 1990, जिसे फॉसी ट्यूब या फॉसी के नाम से भी जाना जाता है, एक अमेरिकी यूट्यूबर, ऑनलाइन स्ट्रीमर, अभिनेता और संगीतकार है।
उनके यूट्यूब चैनलों में फूसेट्यूबी, जिसे बाद में क्रैशआउट वाईसी नाम दिया गया, और रियलिटी व्लॉग चैनल डोसोफूसे शामिल है। 2. एक यूट्यूबर के रूप में वह शरारत वीडियो, पैरोडी, व्लॉग, कॉमेडी स्केच और साक्षात्कार का निर्माण करता है। वह 2 स्ट्रीम अवार्ड्स के प्राप्तकर्ता है। 3. एक अभिनेता के रूप में उन्होंने टाइलर पेरी की कॉमेडी हॉरर फिल्म बू में अभिनय किया। ए मेडिया हैलोवीन 2016 और इसका 2017 सीक्वल। जनवरी 2025 में उन्होंने अपना पहला एल्बम G7 द डेथ ऑफ फॉसी रिलीज किया, जिसे मिश्रित समीक्षाएं मिलीं। 4. व्यक्तिगत जीवन। यूसुफ सालेह एराकाट का जन्म कैलिफोर्निया के फ्रेमोंट में हुआ था। 5. पूर्ण उद्धरण आवश्यक। उनके माता-पिता फिलिस्तीनी थे। उनके 3 बड़े भाई-बहन हैं, जिनमें नोरा एराकाट भी शामिल है, जो रटगर्स विश्वविद्यालय में एक कानूनी विद्वान और प्रोफेसर है। एराकाट ने सेंट जोस स्टेट यूनिवर्सिटी में पढ़ाई की और थिएटर आर्ट्स में महारत हासिल की। 2013 में स्नातक होने के बाद वह अपने अभिनय करियर को आगे बढ़ाने के लिए लॉस एंजल्स चले गए। 6, 7, 8 एराकत का पालन पोषण एक धार्मिक मुस्लिम परिवार में हुआ था और उन्होंने कई मौकों पर मुसलमानों की नकारात्मक रूढ़िवादिता की आलोचना की है। 9. एराकाट ने अवसाद, पोर्न की लत, 10 चिंता और द्विध्रुवी विकार के साथ अपने चल रहे संघर्षों पर बात की है, अपने दैनिक व्लॉग्स में और एक बार VH1 पर उनका उल्लेख किया है। 11. यूट्यूब कैरियर 2011 से 2014। शुरुआत, फिटनेस और विवाद। एराकत के पास पहले भी कई यूट्यूब चैनल थे जो फिटनेस से संबंधित थे। उनके पिछले चैनलों में उन्हें एक वर्कआउट रूटीन P90X का पालन करना और अपनी यात्रा के पहले और बाद की समीक्षा देना शामिल था। उद्धरण वांछित 2012 में एराकत को एमबी मुस्लिम पत्रिका द्वारा 40 प्रेरणादायक मुस्लिम अंडर 40 इंच की सूची में तीसरा स्थान दिया गया था। 12. जब तक उन्होंने अपने मध्य पूर्वी पालन पोषण के बारे में हास्य नाटक बनाना शुरू नहीं किया, तब तक उनकी लोकप्रियता नहीं बढ़ी। बाद में उन्होंने प्रैंक वीडियो बनाना शुरू किया और अपने दर्शकों की संख्या को और बढ़ाया। इन वीडियो की आलोचना खतरनाक होने और अन्य लोगों द्वारा वंचित होने के लिए की गई है। 13. फिर भी उन्हें अक्सर मूल यूट्यूब प्रैंकस्टर्स में से एक माना जाता है। 13. 2014 में एक कार्यक्रम में एराकाट 2021 वर्तमान यूट्यूब पर वापसी और बुक करें। 2021 में एराकट ने एक नए यूट्यूब बॉक्सिंग से संबंधित चैनल के साथ यूट्यूब पर वापसी की, जिसका नाम फूसे सभी लोअरकेस में स्टाइल किया गया है। इस चैनल पर उन्होंने स्लिम अलबाहर, एनी संगिब और अन्य यूट्यूबर्स के साथ बॉक्सिंग से संबंधित वीडियो अपलोड किए हैं। उन्होंने खुद को देनाट्यूब कहना शुरू कर दिया। उसी वर्ष वह अपने डोसोफूसे चैनल पर भी लौट आए। उन्होंने बताया कि वह क्लिप के लिए अपने डोसोफूसे चैनल का उपयोग करेंगे। जनवरी 2021 में यह घोषणा की गई कि वह एक पुस्तक जारी करने जा रहे हैं, जिसका शीर्षक है चेतावनी, यह एक प्रेरक कहानी नहीं है। स्ट्रीमिंग कैरियर 6 अगस्त 2023 को जब वह एक हवाई अड्डे पर ट्विच स्ट्रीमिंग कर रहे थे, तो उनका सामना एक नशे में धुत महिला से हुआ, जो सेक्स ट्रैफिकिंग की शिकार थी। छेड़खानी और चुंबन के बाद वह और महिला लगभग 20 मिनट के लिए गायब हो गए। हालांकि यह शेखी बघारने के बाद कि उन्होंने सेक्स किया था, एराकट को आलोचना का सामना करना पड़ा। फिर उन्होंने दावा किया कि यह घटना एक शरारत थी, फिर रोने लगे क्योंकि उन्हें दोषी महसूस हुआ। उन्होंने इसके तुरंत बाद अचानक स्ट्रीम समाप्त कर दी। भारी विरोध के बाद उन्होंने मानसिक स्वास्थ्य समस्याओं का हवाला देते हुए ट्विच से दूरी बना ली। 14. बेहतर स्रोत की आवश्यकता। घटना के अगले दिन उन्हें LGBT समुदाय के प्रति घृणित आचरण के लिए प्रतिबंधित कर दिया गया था। 15. स्वतंत्र स्रोत की आवश्यकता। ट्विच पर अपने प्रतिबंध के तुरंत बाद एराकट ने घोषणा की कि वह किक पर स्ट्रीमिंग करेंगे। उद्धरण की आवश्यकता।
23 अगस्त 2023 को एराकट को मियामी, फ्लोरिडा में पुलिस द्वारा लाइव स्ट्रीम पर गिरफ्तार किया गया था, जब उसने एक अन्य स्ट्रीमर के साथ विवाद के बाद खुद पर 911 पर कॉल किया था। 16 मुक्केबाजी कैरियर। एराकाट ने 29 सितंबर 2019 को स्लिम अलबाहर के खिलाफ मुक्केबाजी में पदार्पण किया, जिसमें उन्हें तकनीकी नॉकआउट से हार का सामना करना पड़ा। 17 स्वतंत्र स्रोत की आवश्यकता। एराकाट की नाक टूट गई थी और उसे ठीक करने के लिए 2 सर्जरी की जरूरत थी। उस अनुभव के बाद उन्होंने फिर कभी नहीं लड़ने की कसम खाई। 18 बेहतर स्रोत की आवश्यकता। 27 अगस्त 2022 को उन्होंने डेजी ओलाटुंजी का सामना किया और टीकेओ के जरिए हार गए, दूसरी बार फिर कभी नहीं लड़ने की कसम खाई। डायमंड व्हाइट। जन्म 1 जनवरी 1999। एक अमेरिकी गायिका और अभिनेत्री है। 2012 में वह द एक्स फैक्टर के यूएस संस्करण के दूसरे सीजन की प्रतियोगी थीं, जहां वह बाहर होने वाली 5वीं प्रतियोगी थीं। उन्होंने डिस्कवरी फैमिली सीरीज ट्रांसफॉर्मर्स, रेस्क्यू बॉट्स में फ्रैंकी ग्रीन, डिज्नी जूनियर सीरीज द लायन गार्ड में फूली की आवाज दी और द हॉन्टेड हैथवेज में एक कैमियो भूमिका निभाई और सोफिया द फर्स्ट और फिनीस एंड फर्ब में आवर्ती भूमिकाएं निभाईं। उन्होंने 2019 की नेटफ्लिक्स सीरीज पिंकी मालिंकी में बेब्स ब्यूटमैन की आवाज भी दी। नवंबर 2020 से जुलाई 2024 तक उन्होंने सीबीएस सोप ओपेरा द बोल्ड एंड द ब्यूटीफुल में पेरिस बकिंघम की अनुबंध भूमिका निभाई। जीवन और कैरियर। 2007 से 2012 प्रारंभिक करियर और द एक्स फैक्टर। 2007 में व्हाइट ने द कलर पर्पल के शिकागो आधारित प्रोडक्शन में अभिनय किया, जिसने राष्ट्रीय स्तर पर दौरा किया। उद्धरण आवश्यक। 2010 में 11 वर्ष की आयु में व्हाइट ने डिज्नी के द लायन किंग संगीत में युवा नाला की भूमिका निभाई। उद्धरण आवश्यक। उन्होंने जेम्स ब्राउन के इट्स ए मेंस वर्ल्ड के साथ सैन फ्रांसिस्को, कैलिफोर्निया में द एक्स फैक्टर के लिए ऑडिशन दिया। बूटकैंप भाग 1 में व्हाइट ने फिल्म द बॉडीगार्ड से व्हिटनी ह्यूस्टन का आई हैव नथिंग गाया। भाग 2 में वह दीना जेन के खिलाफ थी और उन्होंने स्ट्रॉन्गर गाया। जजों के होम राउंड में व्हाइट ने एवरिल लेविग्ने का आई एम विद यू गाया। व्हाइट ने 31 अक्टूबर 2012 को पहले लाइव शो के दौरान हे सोल सिस्टर गाया। 1 नवंबर 2012 को पहले लाइव रिजल्ट शो के दौरान व्हाइट और एरिन रे को एक सिंक में रखा गया, जिसमें से एक प्रतियोगी प्रतियोगिता में बना रहा और दूसरा घर चला गया। व्हाइट ने सॉरी सीम्स टू बी द हार्डेस्ट वर्ड गाया। स्पीयर्स ने रे को प्रतियोगिता में बने रहने के लिए चुना, जिससे व्हाइट घर चले गए। हालांकि 7 नवंबर 2012 के एपिसोड में व्हाइट को वाइल्डकार्ड के रूप में प्रतियोगिता में पुनः शामिल कर लिया गया, जिससे वह शीर्ष 13 में आ गईं। उसी रात प्रसारित दूसरे लाइव शो में उन्होंने फिर से आई हैव नथिंग प्रस्तुत किया, जिसे जजों से सकारात्मक प्रतिक्रिया मिली और वह शीर्ष 12 में पहुंच गईं। 14 नवंबर 2012 को उन्होंने हेलो प्रस्तुत किया और शीर्ष 10 में पहुंच गईं। 21 नवंबर 2012 को उन्होंने बिकॉज यू लव्ड मी प्रस्तुत किया, जिससे उन्हें शीर्ष 8 में स्थान मिला। 28 नवंबर 2012 को उन्होंने व्हिटनी ह्यूस्टन का आई वाना डांस विद समबडी हु लव्स मी प्रस्तुत किया और उन्हें वीनो एलन के साथ निचले 2 में रखा गया, जहां उन्होंने आई वाज हियर प्रस्तुत किया। जजों ने व्हाइट को बचा लिया, एलन को घर भेज दिया और उसे शीर्ष 6 में पहुंचा दिया। व्हाइट ने 5 दिसंबर 2012 के एपिसोड के दौरान जेम्स ब्राउन के इट्स ए मेंस वर्ल्ड और डायमंड्स का प्रदर्शन किया और उन्हें फिफ्थ हार्मनी के साथ दूसरी बार निचले 2 में रखा गया, जहां व्हाइट ने आई होप यू डांस का प्रदर्शन किया। जजों ने फिफ्थ हार्मनी को बचा लिया और व्हाइट को दूसरी बार घर भेज दिया। 2013 वर्तमान अभिनय। मार्च 2013 में व्हाइट ने द बिग बैंग थ्योरी में एक छोटी भूमिका निभाई थी। 4 उन्होंने विश्व शरणार्थी दिवस के लिए टोबी गैड पीस के साथ एक गीत भी प्रस्तुत किया।
जुलाई 2013 में व्हाइट को निकलोडियन टेलीविजन श्रृंखला द हॉन्टेड हैथवेज के एक एपिसोड में दिखाया गया था। इसके बाद वह शो में एक आवर्ती चरित्र बन गई। उन्होंने डिज्नी जूनियर शो सोफिया द फर्स्ट में आवर्ती चरित्र रूबी को भी आवाज दी है। मई 2015 में व्हाइट को वॉक द मून द्वारा शट अप एंड डांस और जेसन डेरुलो द्वारा वांट टू वांट मी के यूट्यूब मैशअप में कलाकार सैम त्सुई के साथ दिखाया गया था। 5 जून 2015 में व्हाइट ने अपने एक वीडियो के दौरान घोषणा की कि वह अपना पहला एल्बम पूरा कर रही ईपी दिसंबर 2015 में जारी किया गया था। 6 नवंबर 2015 में व्हाइट ने टेलीविजन पायलट फिल्म द लायन गार्ड रिटर्न ऑफ द रोअर में फुली द चीता की आवाज दी और बाद में इसके टीवी शो द लायन गार्ड में, जिसका प्रीमियर जनवरी 2016 में हुआ। 7 2016 के अंत में व्हाइट ने डिज्नी चैनल टेलीविजन श्रृंखला गर्ल मीट्स वर्ल्ड के तीसरे और अंतिम सीजन में सेज के रूप में अतिथि भूमिका निभाई। अक्टूबर 2016 में व्हाइट ने टाइलर पेरी की हॉरर कॉमेडी बू ए मेडिया हैलोवीन में टिफनी सिमंस के रूप में अभिनय किया और अक्टूबर 2017 में सीक्वल बू दो ए मेडिया हैलोवीन में अपनी भूमिका को दोहराया। उद्धरण वांछित व्हाइट ने 2018 की फिल्म रॉक स्टेडी रो 9 उन्होंने 2019 में एनिमेटेड सीरीज पिंकी मालिंकी में बेब्स ब्यूटमैन की भूमिका भी निभाई। 2020 में वह सीबीएस सोप ओपेरा द बोल्ड एंड द ब्यूटीफुल में पेरिस बकिंघम के रूप में शामिल हुई, जो स्थापित चरित्र जो बकिंघम कियारा बार्न्स की बहन है। उन्होंने 2 नवंबर 2020 को अपनी शुरुआत की। 10 व्हाइट ने मून गर्ल और डेविल डायनासोर में शीर्षक चरित्र को आवाज दी। दोस्तों, इसकी रिलीजिंग डेट के बारे में बात की जाए तो 20 अक्टूबर 2017 इसकी रिलीजिंग डेट थी और टोटल रनिंग लेंथ की बात की जाए तो 101 मिनट इसकी रनिंग लेंथ है। और बजट की बात की जाए तो 20 से 25 मिलियन के बजट में इसे बनाया गया है। मूवी ने जो कलेक्शन दिया है तकरीबन 48.3 मिलियन का दिया है, जो कि बहुत ही बेहतरीन रहा है और इस मूवी को सुपर डुपर हिट बनाता है। बाकी मैंने पूरी डिटेल आपको बताई दी है। यदि वीडियो अच्छी लगती है तो वीडियो को जरूर से लाइक कीजिएगा, चैनल को सब्सक्राइब कर बेल आइकन दबा कर इसे ऑल पर सेट कर दीजिएगा। आज की इस वीडियो में दोस्तों इतना ही, मिलते हैं अगले वीडियो में।